नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखते हैं। पहला प्रश्न था, हाल ही में खबरों में रहे जियोरिसा मार्फमेंसिस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही जवाब था मेघालय में खोजी गई घोंघे की प्रजाति। अगला प्रश्न था, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रिपोर्ट पेरिस समझौते के लक्ष्यों और देशों के जीवाश्म ईंधन के नियोजित उत्पादन के बीच के अंतर को उजागर करती है। 2. वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट द्वारा हर साल यह रिपोर्ट जारी की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान के अनुसार अध्यक्ष का पद कभी भी खाली नहीं होना चाहिए। 2. लोकसभा सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष विशेष बहुमत से चुने जाते हैं। 3. लोकसभा के भंग होने पर भी अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काला सागर से लगती है? 1. मैसेडोनिया, 2. रूस, 3. यूनान, 4. जॉर्जिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 2 और 4। अगला प्रश्न था, चीन में आर्थिक मंदी आने से भारत में निम्नलिखित में से क्या प्रभावित होगा? 1. आयात, 2. निर्यात, 3. निवेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, मार्तंड सूर्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मार्तंड सूर्य मंदिर को पांडव लैदान के नाम से भी जाना जाता है। 2. इसका निर्माण कारकोटा राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तपीड़ा ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। 3. यह मंदिर जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कुशीनगर बौद्ध सर्किट का केंद्र है, जिसमें लुम्बिनी, सारनाथ, गया और अन्य तीर्थ स्थल शामिल हैं। 2. कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत श्रीलंका संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होगा। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गवर्नेंस के लिए आईटी और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। 2. बिजनेस माहौल में सुधार करना। 3. सिविल सेवाओं को अपग्रेड करना। निम्नलिखित में से क्या हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री की 60 सूत्रीय कार्य योजना से जुड़ा है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, भास्कर आपदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह चंद्र और सौर वर्ष के दोनों चरणों पर आधारित है। 2. भास्कर वर्मन द्वारा उत्तर भारत के शासक प्रवरकर वर्मन को हराने के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत हुई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अंतिम प्रश्न था, क्लाइमेट फाइनेंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर किए जाने वाले फाइनेंस को क्लाइमेट फाइनेंस कहा जाता है। 2. उत्सर्जन को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत के कारण क्लाइमेट फाइनेंस की आवश्यकता पड़ी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्लोबल वार्मिंग में अफ्रीका महाद्वीप का सबसे कम योगदान है। 2. विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार अफ्रीका के ग्लेशियर के पिघलने की वर्तमान दर वैश्विक औसत से अधिक है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 2 दशकों में अफ्रीका के ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। इन ग्लेशियर्स के पिघलने की वर्तमान दर वैश्विक औसत से अधिक है। यदि यह ऐसे ही जारी रहा तो 2040 तक सभी ग्लेशियर्स का डीग्लेसिएशन हो जाएगा। अतः कथन 2 सही है। रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे कम योगदान देता है, फिर भी इसे सबसे अधिक खतरा होने वाला है। अतः कथन 1 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश।
आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वैश्विक कृषि उत्पादकता रिपोर्ट यानी गैप रिपोर्ट में टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी TFP वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारक से प्रभावित होती है? 1. जलवायु परिवर्तन, 2. राजकोषीय नीति में बदलाव, 3. बाजार की स्थितियां, 4. बुनियादी ढांचे में निवेश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। एक नई रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से भोजन की मांग के अनुपात में वैश्विक कृषि उत्पादकता में तेजी से बढ़ोतरी नहीं हो रही है। गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी TFP 1.36% की वार्षिक दर से बढ़ रही है। जलवायु परिवर्तन, मौसमी घटनाओं, राजकोषीय नीति में बदलाव, बाजार की स्थितियां, बुनियादी ढांचे में निवेश और कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास से TFP की ग्रोथ प्रभावित होती है। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। 2. भारत FATF के सदस्यों में से एक है। 3. जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में फिर से बरकरार रखा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की एक पहल के रूप में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। अतः कथन 1 सही है। भारत FATF के सदस्यों में से एक है, इसलिए कथन 2 भी सही है। जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। अतः कथन 3 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार आत्यंतिक अधिकार यानी एब्सोल्यूट राइट है। 2. अनुच्छेद 19 नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। किसी कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार एक आत्यंतिक अधिकार यानी एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसलिए कथन 1 गलत है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को अनुच्छेद 19(1)(b) के तहत बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार प्रदान करता है। अतः कथन 2 भी गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, बैलिस्टिक मिसाइलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है? 1. यह एक रॉकेट चालित सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन्स सिस्टम है। 2. यह उच्च विस्फोटक और रासायनिक, जैविक अथवा परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। 3. भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी MTCR का हस्ताक्षर करता है, जिसका उद्देश्य बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रसार को सीमित करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी तट से एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपित किया है। बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट चालित सेल्फ गाइडेड स्ट्रेटेजिक वेपन्स सिस्टम है। यह मिसाइल अपने प्रक्षेपण स्थल से एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य तक पेलोड पहुंचाने के लिए एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी का अनुसरण करती है। अतः कथन 1 सही है। यह उच्च विस्फोटक और रासायनिक, जैविक अथवा परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। अतः कथन 2 भी सही है। भारत MTCR में शामिल हो गया है। अतः कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ब्रेंट क्रूड ऑयल को शेटलैंड द्वीप समूह और नॉर्वे के बीच उत्तरी सागर के तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है। 2. ब्रेंट भारत में तेल की कीमतों का बेंचमार्क है। 3. ब्रेंट क्रूड के लिए शिपिंग की लागत आमतौर पर अधिक होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। ब्रेंट क्रूड ऑयल को शेटलैंड द्वीप समूह और नॉर्वे के बीच उत्तरी सागर के तेल क्षेत्रों से निकाला जाता है, अतः कथन 1 सही है। ब्रेंट क्रूड के लिए शिपिंग की लागत आमतौर पर कम होती है क्योंकि यह समुद्र के पास उत्पन्न होता है और इसे तुरंत जहाजों पर रखा जा सकता है, अतः कथन 3 गलत है। चूंकि भारत मुख्य तौर पर ओपेक देशों से तेल आयात करता है, इसलिए भारत में तेल की कीमतों के लिए ब्रेंट ही सही बेंचमार्क है, अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर मणिपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा के वन विभाग की वन्यजीव इकाई ने डेबरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 4 गांवों से 420 परिवारों को विस्थापित करने का फैसला लिया है। इसका मकसद मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना है और विस्थापित परिवारों को बेहतर जीवन मुहैया कराना है, इसलिए विकल्प ए सही है। यह वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा के बारगढ़ जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 346.91 वर्ग किलोमीटर है। यह संबलपुर के हीराकुंड बांध के नजदीक स्थित है। इस अभयारण्य में स्तनधारियों की 40, चिड़ियों की 200, सरीसृप की 40, एम्फीबियंस यानी उभयचर की 12 और मछलियों की 42 प्रजातियां रहती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नए क्वाड समूह का हिस्सा है? 1 भारत, 2 चीन, 3 अमेरिका, 4 यूनाइटेड किंगडम। निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर केवल 1, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में 4 देशों ने उपलब्ध क्षमताओं, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच बनाने पर सहमति जताई है। इस मंच को उन्होंने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी QSD की तर्ज पर न्यू क्वाड या मिडिल ईस्टर्न क्वाड करार दिया है। अब जान लेते हैं नए क्वाड के बारे में। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के क्वाड्रिलेटरल फोरम को नया क्वाड कहा गया है, इसलिए विकल्प सी सही है। चारों देश कई क्षेत्रों में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। इसका विचार सबसे पहले इजराइल के विदेश मंत्री याइर लैपिड ने रखा था। उन्होंने कहा था कि देशों के पास उपलब्ध क्षमताओं, ज्ञान और अनुभव का उपयोग एक नेटवर्क को बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, ला नीना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इससे दक्षिणी अमेरिका में सूखा पड़ता है और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और कनाडा में भारी बारिश और बाढ़ आती है। 2. इससे ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आती है और भारत में अपेक्षाकृत बेहतर मानसूनी वर्षा होती है। 3. लगातार होने वाली ला नीना की घटना को डबल डिप कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। हाल ही में अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी NOAA ने घोषणा की है कि ला नीना फिर से विकसित हो रहा है। लगातार होने वाली ला नीना की घटना को डबल डिप कहा जाता है, इसलिए कथन 3 सही है। जान लेते हैं ला नीना के प्रभाव के बारे में। प्रशांत जेट स्ट्रीम पर प्रशांत महासागर में ठंडा जल जेट स्ट्रीम को उत्तर की ओर धकेलता है। इससे दक्षिणी अमेरिका में सूखा पड़ता है और पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और कनाडा में भारी बारिश और बाढ़ आती है, अतः कथन 1 सही है। हिंद महासागर पर पश्चिमी प्रशांत हिंद महासागर और सोमालिया तट के आसपास तापमान में वृद्धि होती है। इससे ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आती है और भारत में तुलनात्मक रूप से बेहतर मानसूनी वर्षा होती है, अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. नेट जीरो एमिशंस का तात्पर्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण में मुक्त की जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करने से है। 2. चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा CO2 उत्सर्जन करने वाला देश है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। भारतीय रेलवे नवीकरणीय ऊर्जा यानी RE का स्रोत बढ़ाने से लेकर अपने ट्रैक नेटवर्क को विद्युतीकृत करने और ऊर्जा खपत को कम करने के लिए कार्य कर रहा है। इसके लिए वह हरित और जीरो कार्बन उत्सर्जन जैसे बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है। इसका लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनना है। जान लेते हैं नेट जीरो एमिशंस के बारे में। इसका तात्पर्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वातावरण में छोड़ी जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के बीच एक समग्र संतुलन प्राप्त करना है। इसलिए कथन एक सही है। बढ़ते हैं भारतीय परिदृश्य की ओर। भारत का प्रति व्यक्ति CO2 उत्सर्जन, जो कि वर्ष 2015 में 1.8 टन के स्तर पर था, संयुक्त राज्य अमेरिका के 9वें हिस्से के बराबर और वैश्विक औसत यानी 4.8 टन प्रति व्यक्ति का लगभग 1/3 है। हालांकि समग्र तौर पर भारत अब चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद CO2 का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, केवल एक। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कैदी को विशेष अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए पैरोल दी जाती है, जबकि बिना किसी कारण के निर्धारित वर्षों की जेल या सजा के बाद फरलॉ दी जा सकती है। 2. फरलॉ कारावास के एकाकीपन को तोड़ने और अपराधी को पारिवारिक जीवन और समाज के साथ एकीकरण व निरंतरता बनाए रखने के लिए दी जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयंभू बाबा आसाराम के पुत्र नारायण साईं को 2 सप्ताह की छुट्टी देने से इनकार करने के गुजरात पुलिस महानिदेशक यानी DGP के आदेश को बरकरार रखा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फरलॉ और पैरोल के बीच के अंतर और उन्हें प्रदान करने से संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा की है। फरलॉ और पैरोल हिरासत से अल्पकालिक अस्थायी रिहाई से संबंधित हैं। कैदी को एक विशेष अत्यावश्यकता को पूरा करने के लिए पैरोल दी जाती है, जबकि बिना किसी कारण के निर्धारित वर्षों की सजा की स्थिति में फरलॉ दी जा सकती है। अतः कथन एक सही है। फरलॉ की अनुमति कारावास के एकाकीपन को तोड़ने और अपराधी को पारिवारिक जीवन और समाज के साथ एकीकरण व निरंतरता बनाए रखने के लिए है। अतः कथन 2 सही है। हालांकि बिना किसी कारण के फरलॉ का दावा किया जा सकता है, लेकिन कैदी के पास फरलॉ का दावा करने का अत्यंतिक कानूनी अधिकार यानी एब्सोल्यूट लीगल राइट नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रिजर्व बैंक द्वारा सरकार की ओर से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाते हैं। 2. सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 के तहत गोल्ड बॉन्ड भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किए जाते हैं। 3. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अवधि 10 साल होती है, जिसके बाद ही निकासी का विकल्प उपलब्ध होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।